पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी पीआईए एक बार फिर फरोख्त के लिए पेश है। ये खबर सुनकर शायद बहुत से लोग कहेंगे कि ये तो हम कई सालों से सुन रहे हैं। और वो गलत भी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इस बार कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है। ये निजकारी की कोई आम कोशिश नहीं है। इसके पीछे एक बिल्कुल नई सोच और ऐसी शराइत हैं जो इसे माजी की तमाम कोशिशों से अब कहें कि यकसर मुख्तलिफ बनाती हैं। अगर हुकूमत ये सौदा कामयाबी से मुकम्मल कर लेती है तो ये सिर्फ पीआईए की किस्मत का फैसला नहीं करेगा, बल्कि ये बिजली की तकसीम कार कंपनियों जैसे दूसरे वो जो सफ़ेद हाथी हैं उनकी निजकारी के लिए भी दरवाजे खोल देगा। अच्छा। जी, जो हर साल कौमी खजाने को सैकड़ों अरब रुपए का नुकसान पहुंचाते। तो ये एक सौदा नहीं, एक पूरे सिलसिले का आप कह लें कि नुक्ता-ए आगाज हो सकता है। तो फिर हमारा मिशन आज ये समझना है कि हुकूमत ने ऐसी क्या जादू की छड़ी घुमाई है कि जो पीआईए माजी में किसी को कबूल नहीं थी, आज उसके लिए बड़े बड़े कारोबारी ग्रुप लाइन में खड़े। तो आइए इस नए सौदे की शराइत को खोलते हैं और देखते हैं कि इस बार क्या मुख्तलिफ है। देखिए, सबसे बुनियादी फ़र्क फ़रोख्त की साख्त और शराइत में है। इस बार दो बहुत बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। पहली तो ये कि हुकूमत 51 या 60% नहीं, बल्कि कम से कम 75% शेयर्स बेच रही है, और जो भी बोली जीतेगा उसे फौरन ये ऑप्शन भी दिया जाएगा कि वो बाकी 25% शेयर्स भी खरीद ले। पूरा कंट्रोल। इस फैसले के लिए उसे 1 महीने का वक्त दिया जाएगा, यानी नया मालिक चाहे तो कंपनी का 100% कंट्रोल हासिल कर सकता है। ये तो कंट्रोल की बात हो गई, लेकिन असल और सबसे हैरानकुन तब्दीली तो शायद पैसे के लेन देन में है। शर्त यह है कि बोली की कुल रकम का सिर्फ 7.5% हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में जाएगा। सिर्फ 7.5%? जी, बाकी 92.5% रकम वापस उसी कंपनी यानी पीआईए में दोबारा सरमायाकारी के तौर पर लगाई जाएगी। एक मिनट, जरा ये बात दोबारा वाज़ेह करें। मतलब अगर कोई पीआईए को 100 रुपए में खरीदता है तो वो हुकूमत को सिर्फ 7.5 रुपए देगा। सही। और बाकी 92.5 रुपए अपनी ही खरीदी हुई कंपनी में वापस डाल देगा। ये तो ऐसा है कि मैं एक पुराना खस्ता हाल घर खरीदूं और मालिक को सिर्फ टोकन मनी देकर कहूं कि बाकी सारी रकम मैं इसी घर की मरम्मत पर लगाऊंगा जिसमें अब मुझे रहना। बिल्कुल, यही मिसाल है। इसके पीछे क्या मंतिक है? क्या इस पर यह तनकीद नहीं होगी कि हुकूमत कौमी असासात तकरीबन मुफ्त में दे रही है? निजीकारी कमीशन के मुशीरान का मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत की सोच में एक बुनियादी तब्दीली आई है। हुकूमत यहाँ कह रही है कि हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, हमें आपकी महारत और सरमायाकारी चाहिए। पीआईए इस वक्त कौमी खजाने पर एक ऐसा बोझ है जो मुसलसल पैसा निगल रहा है। सही। इस सौदे से हुकूमत का मकसद पैसे कमाना नहीं, बल्कि मुस्तकबिल में होने वाले अरबों रुपए के सालाना नुकसान को रोकना है। तो वो पैसे कमा नहीं रही, बल्कि एक बड़े मालियाती जख्म को बंद कर रही है। यानी ये खरीदार के लिए एक बहुत बड़ी आसानी है। उससे पहले कंपनी खरीदने के लिए एक भारी रकम और फिर उसे चलाने के लिए मजीद सरमायाकारी का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, खरीदारी की रकम ही इसका पहला वर्किंग कैपिटल बन जाएगा। लेकिन क्या हुकूमत के अंदर सब इस मॉडल पर मुत्तफिक थे? इतलात हैं कि वजारत खजाना को इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। जी, ये अंदरूनी कहानी भी दिलचस्प है। वजारत खजाना का नुक्ता ये था कि जब 92.5% रकम वापस कंपनी में लगाई जाएगी तो इसकी बैलेंस शीट और मजमूई कदर में फौरी तौर पर जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। जाहिर है पैसा जो आ रहा है। जी, तो जो बाकी 25% शेयर्स हुकूमत बाद में बेचेगी उन पर सिर्फ 12% प्रीमियम लेना नाइंसाफी होगी। अच्छा। उनका कहना था कि इन 25% हिस्सों की कीमत इस नई और बेहतर माली हालत के मुताबिक होनी चाहिए। ये एक बहुत माकूल नुक्ता था, लेकिन निजकारी कमीशन ने इसे कबूल नहीं किया, शायद इसलिए कि वो खरीदार के लिए सौदे को हर मुमकिन हद तक सादा और पुरकशिश रखना चाहते थे। तो अगर सौदा इतना पुरकशिश बना दिया गया है कि खरीदार की ज्यादातर रकम उसी की कंपनी में वापस लगाई जाएगी, तो यकीनन कुछ बड़े नाम इसमें दिलचस्पी ले रहे होंगे। कौन है ये खिलाड़ी जो मैदान में उतरे हैं? शुरू में 4 पार्टियां थीं, लेकिन अब 3 बड़ी कंसोर्शियम मैदान में हैं। पहला है लकी ग्रुप, जिसमें लकी सीमेंट और हब पावर जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। लकी ग्रुप, ठीक है। दूसरा है आरिफ हबीब ग्रुप, जिसके साथ फातिमा फर्टिलाइजर और एकेडी ग्रुप जैसे नाम हैं। और तीसरी बड़ी दावेदार एयर ब्लू है। एयर ब्लू भी है? जी।
فوجی فرٹیلائزر نے آخری وقت میں بولی نہ دینے کا فیصلہ کیا، لیکن انہوں نے یہ راستہ کھلا رکھا ہے کہ وہ جیتنے والے کسی بھی کنسورٹیم میں بعد میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تمام سرمایہ کار پاکستانی ہیں۔ اس پر دو طرح کی آراء ہیں۔ ایک طرف یہ خوشائند ہے کہ مقامی سرمایہ کاروں کو اپنی معیشت پر اتنا اعتماد ہے جی، کہ وہ اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں۔ دوسری طرف کچھ ماہرین کا خیال تھا کہ یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانے کا ایک سنہری موقع تھا جو شاید ہاتھ سے نکل گیا۔ خیر، اب سوال یہ ہے کہ نئے مالک کو اس سودے میں مل کیا رہا ہے؟ کیا یہ صرف چند پرانے اور ناکارہ جہاز ہے جیسا کہ عام تاثر ہے؟ یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ اصل اثاثہ جہاز ہیں ہی نہیں۔ اطلاعات کے مطابق پی آئی اے کے پاس اس وقت 34 طیارے ہیں، جن میں سے صرف 18 پرواز کے قابل ہیں۔ اصل سونا دو چیزوں میں چھپا ہے۔ پہلی چیز ہے لینڈنگ رائٹس۔ پی آئی اے کے پاس 97 ممالک کے ساتھ ایئر سروس کے 2 طرفہ معاہدے ہیں۔ یہ وہ قانونی اجازت نامے ہیں جو کسی بھی ایئر لائن کو ان ممالک میں پروازیں چلانے کے قابل بناتے ہیں۔ اور دوسری اور سب سے قیمتی چیز ہے سلاٹس۔ سلاٹس یعنی ہوائی اڈوں پر اترنے اور پرواز کرنے کے لیے مختص وقت۔ بالکل، پی آئی اے کے پاس دنیا بھر کے 170 سے زائد مقامات پر لینڈنگ اور ٹیک آف کے سلاٹس ہیں۔ ان میں لندن کا ہیتھرو، پیرس کا چارلس ڈی گول اور نیو یارک کا JFK جیسے دنیا کے مصروف ترین اور مہنگے ترین ایئرپورٹ شامل ہیں۔ اچھا، ان ایئرپورٹس پر ایک نیا سلاٹ حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ سلاٹس اربوں روپے کی ڈیجیٹل ریئل اسٹیٹ کی طرح ہیں جو نئے مالک کو ایک تیار بین الاقوامی نیٹ ورک فراہم کریں گے۔ اسے صفر سے شروع نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو مل رہی ہیں، لیکن کیا چیزیں ایسی ہیں جو اس سودے کا حصہ نہیں بنائی گئیں؟ خاص طور پر ان مشہور ہوٹلوں کا کیا ہوگا جن کا نام ہمیشہ پی آئی اے کے ساتھ جڑا رہا ہے، جیسے نیو یارک کا روزویلٹ ہوٹل؟ حکومت نے بہت سوچ سمجھ کر پی آئی اے کے کلیدی اور غیر کلیدی اثاثوں کو الگ کیا ہے۔ نیو یارک کا روزویلٹ ہوٹل اور پیرس کا اسکرائب ہوٹل جیسے اثاثے اس فروخت کا حصہ نہیں ہیں۔ اچھا، تو وہ الگ کر دیے گئے؟ جی، انہیں ایک الگ ہولڈنگ کمپنی میں منتقل کر دیا گیا ہے جو حکومت کی ملکیت رہے گی۔ روزویلٹ ہوٹل کے بارے میں حکومت کا منصوبہ یہ ہے کہ اس کی پرانی عمارت کو گرا کر کسی بین الاقوامی پارٹنر کے ساتھ مل کر وہاں ایک بلند و بالا عمارت تعمیر کی جائے۔ اچھا، جس میں ہوٹل، اپارٹمنٹس اور دفتر ہوں، اور اس منصوبے میں حکومت کا 40 سے 50% حصہ ہوگا۔ یہ خود ایک بہت بڑا منصوبہ ہے۔ اور ملازمین کا کیا بنے گا؟ یہ ہمیشہ سے نجکاری کے عمل میں سب سے حساس اور جذباتی معاملہ رہا ہے۔ اس معاملے میں بھی واضح شرائط رکھی گئی ہیں۔ نئے مالک پر یہ قانونی پابندی ہوگی کہ وہ کم از کم 1 سال تک کسی بھی ملازم کو نوکری سے نہیں نکال سکتا۔ 1 سال تک جاب سیکیورٹی؟ جی، اوکے۔ اس کے علاوہ بولی دہنگاروں کا اندرونی طور پر یہ خیال ہے کہ پی آئی اے میں اب پہلے کی طرح ہزاروں اضافی ملازمین نہیں ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں بہت سے ہنرمند پائلٹ، انجینئرز اور کیبن کرو دوسری ایئر لائنز میں جا چکے ہیں۔ صحیح۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2019 میں ملازمین کی تعداد 11,000 تھی، جو اب کم ہو کر تقریباً 6,500 رہ گئی ہے۔ اور سب سے اہم بات، جو ہزاروں ریٹائرڈ ملازمین ہیں، ان کی پینشن پینشن کا کیا ہوگا؟ ان کی پینشن اور دیگر مراعات کا بوجھ بھی نئے مالک پر نہیں ڈالا گیا۔ اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت نے اپنے اوپر لی ہے۔ تو حکومت نے قرضوں کا بوجھ اٹھا لیا، پینشن کی ذمہ داری لے لی اور خریداری کی رقم بھی کمپنی میں ہی رکھنے کی شرط لگا دی۔ اس کے علاوہ بھی کیا کوئی مالی مراعات دی گئی ہیں تاکہ بیلنس شیٹ خریدار کے لیے مزید پرکشش نظر آئے؟ جی ہاں، بیلنس شیٹ کو صاف کرنے کے لیے کئی بڑے اقدامات کیے گئے ہیں۔ تقریباً 654 ارب روپے کے بھاری قرضے تو پہلے ہی حکومت نے اپنے ذمے لے لیے تھے۔ حال ہی میں مزید 21 ارب کی ادائیگیاں بھی ہولڈنگ کمپنی میں منتقل کی گئیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم قدم اٹھایا گیا ہے جس کا ذکر کم ہوتا ہے، اور وہ ہے 35 ارب روپے کے ڈیفرڈ ٹیکس کریڈٹس کو بیلنس شیٹ میں شامل کرنا۔ یہ ڈیفرڈ ٹیکس کریڈٹس کیا چیز ہے؟ یہ سننے میں تو کافی تکنیکی اصطلاح لگ رہی ہے۔ عام آدمی کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ یہ مستقبل کے لیے ایک ٹیکس ڈسکاؤنٹ واؤچر ہے۔ چونکہ پی آئی اے نے ماضی میں بہت زیادہ نقصان کیا ہے، تو قانون کے مطابق اسے مستقبل میں ہونے والے منافع پر ٹیکس میں چھوٹ ملے گی۔ اچھا، یعنی مستقبل کا فائدہ آج ہی دکھا دیا۔ بالکل، یہ 35 ارب روپے وہی ٹیکس کی بچت ہے جو نئے مالک کو مستقبل میں ہوگی۔
इसे पहले से ही असासे के तौर पर बैलेंस शीट पर दिखाकर कंपनी की माली हालत को कागजों पर बेहतर बना दिया गया है। जबरदस्त। और उसके अलावा जहाज़ों को लीज पर लेने पर आयद 18% सेल्स टैक्स भी खत्म कर दिया गया है। इन तमाम इकदामात का नतीजा ये निकला है कि पीआईए की इक्विटी जो पहले मनफी 45 अरब रुपए थी, अब 30 अरब रुपए मुस्बत हो चुकी है। यानी खरीदार को एक ऐसी कंपनी दी जा रही है जिसका माजी का सारा बोझ उतार दिया गया है और मुस्तकबिल के लिए भी आसानियां पैदा कर दी गई हैं। और इस पूरे अमल को शफाफ रखने के लिए क्या इकदामात किए जा रहे हैं ताकि माजी की तरह इस पर भी उंगलियां ना उठें? शफाफियत पर इस बार बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। निजकारी कमीशन का कहना है कि बोली का पूरा अमल टेलीविजन पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। लाइव टीवी पर? जी, लाइव। तमाम बोली देने वाले अपनी सरबमोहर बोलियां सबके सामने एक शफाफ बॉक्स में डालेंगे। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन कमीशन और काबीना कमेटी एक रिजर्व प्राइस यानी कम से कम काबिल कबूल कीमत की मंजूरी देंगे। फिर सबके सामने बोलियां खोली जाएंगी। और अगर एक से ज्यादा बोलियां हुई तो? अगर एक से ज्यादा बोलियां उस रिजर्व प्राइस से ऊपर हुई तो फिर उन बोली देहदानों के दरमियान खुली नीलामी होगी। मकसद ये है कि किसी भी किस्म के शक व शुबा की गुंजाइश ना रहे। आखिर में आइए सबको बड़े तनाजुर में देखते हैं। ये निजकारी पाकिस्तान की मईशत के लिए इतनी अहम क्यों है? ये सिर्फ एक खसारे में चलने वाली कंपनी से जान छुड़ाने का मामला तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमने शुरू में बात की, ये एक अलामती संगे मील है। पाकिस्तान में तकरीबन 20 साल बाद किसी इतने बड़े सरकारी अदारे की निजकारी हो रही है। 20 साल? जी, आपको याद होगा 2006 में स्टील मिल्स की निजकारी को सुप्रीम कोर्ट ने कालादम करार दे दिया था, जिसके बाद से निजकारी का अमल तकरीबन रुक गया था और सरमायाकारों का एतमाद बुरी तरह मजरूह हुआ था। सही। अगर पीआईए की निजकारी कामयाबी से हो जाती है तो ये न सिर्फ मुकामी बल्कि बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को भी एक मुस्बत पैगाम देगी। ये साबित करेगा कि पाकिस्तान मुश्किल माशी फैसले करने की सलाहियत और सियासी इरादा रखता है। और इससे दूसरों के लिए भी राह हवार होगी? बिल्कुल। इनकी कामयाबी मुस्तकबिल में बिजली की कंपनियों और 3 बड़े एयरपोर्ट्स कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की निजकारी के लिए भी राह हमवार करेगी। ये एक वाहिद फैसले से ज्यादा एक वसीतर माशी हिकमत अमली का पहला और सबसे अहम कदम है। तो खुलासा ये है कि पीआईए की निजकारी की ये कोशिश माजी से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि इस बार हुकूमत का मकसद खजाना भरना नहीं बल्कि एक कौमी इदारे को बचाना और मईशत पर से एक मुस्तकिल बोझ उतारना है। सही। इस सौदे की असल कदर उसके जहाज़ों में नहीं बल्कि उसके आलमी रूट्स और उन कीमती लैंडिंग स्लॉट्स में है जो नए मालिक को दहाइयों की मेहनत का फल एक प्लेट में सजाकर दे रहे हैं। और ये पाकिस्तान के लिए एक फैसला कुन लम्हा है। ये एक इम्तिहान है जो ये तय करेगा कि मुल्क माशी इस्लाहात के मुश्किल रास्ते पर संजीदगी से आगे बढ़ने के लिए तैयार है या नहीं। इसकी कामयाबी या नाकामी आने वाले कई सालों के लिए पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल की सिमत मुअय्यन करेगी। ज़राए इस बात पर जोर देते हैं कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। इससे एक गहरा सवाल पैदा होता है जिसे हमें सोचना होगा। पीआईए की इस फरोख के बाद क्या मुल्क के माशी निज़ाम में वो बुनियादी तब्दीलियां भी की जाएंगी, जैसे टैक्स का निज़ाम, तवानाई की कीमतें और मईशत की डॉक्यूमेंटेशन, जो निजी शोबे की क़यादत में तरक्की के इस मॉडल को हकीकी मानों में कामयाब बना सके? क्योंकि सिर्फ एक इदारे को बेच देना काफी नहीं, उसके फलने फूलने के लिए पूरा बागीचा ठीक करना जरूरी है कि गैर मुल्की सरमायाकार भी यहाँ आने में दिलचस्पी लें।